गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। मेरा नाम ब्रजेश सिंह है और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेलवे से रिलेटेड टॉप 20 प्रश्न, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। दोस्तों, मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी तरीके की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एएलपी या रेलवे से रिलेटेड या किसी अन्य तरह की भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे डिफेंस, आर्मी, पुलिस, उस परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको ये 20 क्वेश्चंस अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगे, क्योंकि उसको एक्सप्लेन कर करके आपको समझाया गया है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हों और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों तक इसको शेयर कीजिएगा। मेरी वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करके कमेंट में लिखिएगा कि क्या कमी रह गई। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? आपके ऑप्शन है ए 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947 को। सही जवाब ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 को। दोस्तों, अगर बात किया जाए अपने भारतीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व किया गया था। अगर हम लोग बात करें अपने भारतीय तिरंगे के बारे में, तो तिरंगे में 3 क्षैतिज पट्टियां होती हैं, जैसे कि आपको भी पता है। सबसे ऊपर गहरा केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद रंग और सबसे नीचे गहरा हरा रंग। तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 संबंधित 2 होता है। प्रश्न नंबर 2, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? आपके ऑप्शन है ए कंकाल, ऑप्शन बी संयोजी, ऑप्शन सी जनन, ऑप्शन डी तंत्रिका। सही जवाब ऑप्शन डी तंत्रिका। दोस्तों, अगर बात की जाए मानव शरीर में जन्म के बाद तंत्रिका ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि इनमें सेंट्रोसोम नहीं होता है। विभाजन के लिए अर्धसूत्री या समसूत्री विभाजन की ज़रूरत होती है और इसके लिए तर्क तंतु और सेंट्रियोल की मौजूदगी ज़रूरी है। तंत्रिका कोशिकाओं में ये चीज़ें नहीं होती हैं, इसलिए इनका विभाजन नहीं होता है। अगर हम लोग बात किया जाए, तंत्रिका कोशिकाओं को न्यूरॉन भी कहा जाता है। ये कोशिकाएं विद्युत रासायनिक प्रेरणाओं के जरिए संवेदी अंगों से सूचनाएं पहुंचाती हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न नंबर 3, राजस्थान में स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है ए प्लैटिनम, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी संगमरमर। सही जवाब ऑप्शन बी टंगस्टन। दोस्तों, अगर बात की जाए राजस्थान में डेगाना भाकरी एक जगह का नाम है, टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। टंगस्टन जो होता है अधिकतर डेगाना यानी रेवत पहाड़ी नागौर में ये मिलता है। इसके अलावा नानाकार बाओ में भी, यानी पाली जिला है एक वहाँ का, वहाँ पे भी टंगस्टन बहुत मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, राजस्थान को खनिजों के संग्रहालय के रूप में जाना जाता है, यानी राजस्थान में बहुत ज़्यादा खनिज तत्व मिलते हैं। राजस्थान से पूरे देश का लगभग 22% खनिज का उत्पादन होता है। यहाँ 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें 58 प्रमुख और 21 सामान्य तरह के खनिज हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 4, एतमाद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? आपके ऑप्शन है ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी नूरजहां, डी जहांगीर। सही जवाब ऑप्शन सी नूरजहां। दोस्तों, अगर बात की जाए नूरजहां ने अपने पिता के मकबरे का निर्माण उनकी मृत्यु के लगभग 7 वर्ष बाद, यानी 1628 ईस्वी में पूरा करवाया। यह मकबरा 4 बाग प्रणाली में एक बाग के मध्य में बना है, जो चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ खड़ा है।
दोस्तों इत्मादौला जो है नूरजहां के पिता मिर्जा गियाथ बेग, इनका नाम इत्मादौला नहीं था, इनके पिता का नाम था मिर्जा गियाथ बेग। उनको दी गई उपाधि थी। उन्होंने साम्राज्य के खजाने के स्वामी का पद संभाला और बाद में जहांगीर के अधीन वजीर के पद पर पहुंचे। नूरजहां ने अपने पिता की मृत्यु के लगभग 7 साल बाद 1628 ईस्वी में उनके मकबरे का निर्माण पूरा किया था। प्रश्न नंबर 5, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष गिराया गया? आपके ऑप्शन है ए 1987, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1980, डी 1995। सही जवाब ऑप्शन बी 1989। दोस्तों अगर बात की जाए बर्लिन की दीवार को 9 नवंबर 1989 को गिरा दिया गया था। यह दीवार जर्मनी के बर्लिन शहर को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बांटती थी। इस दीवार को बनाने का काम 13 अगस्त 1961 को शुरू हुआ था। बर्लिन की दीवार को गिराने के लिए लोगों ने छेनी और हथौड़े का इस्तेमाल किया था। दीवार के कुछ हिस्सों को तोड़ दिया गया था और अगले जून फिर इसे बनाने का काम शुरू हो गया था। बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध का प्रतीकात्मक अंत था। बर्लिन की दीवार को बनाने का मकसद लोगों को पूर्वी बर्लिन से पश्चिमी बर्लिन जाने से रोकना था। बर्लिन की दीवार का गिरना जर्मन एकीकरण की दिशा में पहला कदम था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी देवेंद्रनाथ ठाकुर। सही जवाब ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों अगर बात की जाए भारत का राष्ट्रीय गीत, जैसे कि आप जानते हैं भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। यह गीत संस्कृत और बांग्ला के मिश्रण से लिखा गया था। इसकी रचना बंगाल के कांतलपाड़ा गांव से 7 नवंबर 1876 को हुई थी। अगर बात की जाए इस गीत की, यह गीत स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। दोस्तों इसी से रिलेटेड हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। प्रश्न पूछा जाता है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो राष्ट्रगान जनगण मन है हमारा और राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत कंफ्यूजिंग है। प्रश्न नंबर 7, विश्व तंबाकू दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 6 फरवरी, ऑप्शन बी 1 नवंबर, ऑप्शन सी 31 मई, ऑप्शन डी 4 अगस्त। सही जवाब ऑप्शन सी 31 मई। दोस्तों अगर बात की जाए विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल 31 मई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत WHO, जिसको हम विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, ने साल 1987 में की थी। तंबाकू के सेवन से होने वाली मौतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण इस दिन को मनाने का फैसला लिया गया था। इस दिन को मनाने के पीछे के मकसद ये थे कि तंबाकू के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए समुदायों, सरकारों, समूहों और व्यक्तियों को प्रेरित करना, तंबाकू की खपत को कम करने के लिए प्रभावी नीतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और तंबाकू के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। प्रश्न नंबर 8, कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? आपके ऑप्शन है ए 2010, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2013, ऑप्शन डी 2016। सही जवाब ऑप्शन बी 2014। दोस्तों अगर बात की जाए 2014 में कैलाश सत्यार्थी को बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष और सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया। 17 साल की उम्र में अगर बात की जाए तो मलाला यूसुफजई जो हैं वह यह पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई हैं। बच्चों के अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी को वित्तीय लाभ के लिए बच्चों के गंभीर शोषण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर 9, रुपया के चिन्ह को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया? आपके ऑप्शन है ए 2010, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2014। सही जवाब ऑप्शन ए 2010। दोस्तों अगर बात की जाए रुपए के नए चिन्ह की, तो भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। आप चित्र में देख सकते हैं कि यही हमारे रुपए का आधिकारिक डिज़ाइन है। इस चिन्ह को उदय कुमार ने डिज़ाइन किया था। उदय कुमार ने भारतीय प्रौद्योगिकी यानी IIT बॉम्बे से डिज़ाइन में स्नातकोत्तर किया है। रुपए के नए चिन्ह की खास बातें, यह चिन्ह देवनागरी के र और रोमन लिपि के R को मिलाकर बना हुआ है। इसके ऊपर 2 समानांतर क्षैतिज पट्टियाँ हैं जो राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीक
हैं। यह चिन्ह भारतीय लोकाचार का भी एक रूपक है। यह चिन्ह भारत की आर्थिक मजबूती और धन के लेन देन को दर्शाता है। यह चिन्ह भारतीय तिरंगे पर भी आधारित है। प्रश्न नंबर 10, कुचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। सही जवाब ऑप्शन बी कर्नाटक। दोस्तों अगर बात की जाए कुचिकल जलप्रपात की, भारत के कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में ये जलप्रपात है। यह वाराही नदी पर बना हुआ है और मस्तीकट्टे के पास निदागोडू गांव में स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर यानी 1493 फीट है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो याद रखिएगा कुचिकल जलप्रपात, जो कि बेंगलोर में है, वाराही नदी पर यह बना हुआ है। इसकी ऊंचाई अब्बे भी कहा जाते हैं। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। मानसून के दौरान पानी का प्रवाह ज्यादा होने की वजह से यह झरना अपने पूर्ण सौंदर्य में दिखता है। प्रश्न नंबर 11, नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहां स्थित है? आपके ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क, बी जेनेवा, सी काहिरा, डी वाशिंगटन डीसी। सही जवाब ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी। दोस्तों अगर बात की जाए नेशनल स्पेस सोसाइटी को हम नासा भी कहते हैं। नासा का मुख्यालय जो है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। नासा, इसको शॉर्ट में लोग नासा आपने सुना भी होगा। नासा अमेरिकी सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है। यह अंतरिक्ष अन्वेषण, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान और वैमानिकी अनुसंधान के लिए जिम्मेदार है। नासा आए दिन आपने देखा होगा कि नासा के रॉकेट्स जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स या अंतरिक्ष यात्रियों को लेके। तो इसको नेशनल स्पेस सोसाइटी यानी नासा का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। प्रश्न नंबर 12, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1950, ऑप्शन बी 1949, सी 1948, डी 1930। सही जवाब ऑप्शन बी 1949। दोस्तों अगर बात की जाए भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई शॉर्ट में कहते हैं, उसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। यह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1948 के तहत किया गया था। अगर बात की जाए भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। ये भी पूछ सकता है कि कब स्थापना हुई थी। यह देश का केंद्रीय बैंक है और भारतीय रुपए के मुद्दे और आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है। यानी ये सभी बैंकों को ये गवर्न करता है। जितने भी बैंक हैं ना इंडिया में, इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। तो ये याद रखिएगा, बहुत पूछता है। प्रश्न नंबर 13, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए गुजरात, ऑप्शन बी गोबी, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। सही जवाब ऑप्शन ए गुजरात। दोस्तों अगर बात की जाए कांडला बंदरगाह की, कांडला बंदरगाह जो है गुजरात के कच्छ जिले में है। इसका नाम अब बदल के दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। अब इसे दीनदयाल बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। यह पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। अगर बात की जाए तो ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आयात निर्यात से पूरे विश्व के साथ ये जुड़ा हुआ है। इसका इतिहास अगर देखा जाए तो भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद कराची बंदरगाह के पाकिस्तान में चले जाने के बाद और मुंबई बंदरगाह को दबाव कम करने के लिए इसे बनाया गया था। 25 सितंबर 2017 को इसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। तो याद रखिएगा, गुजरात, कच्छ जो है वो गुजरात राज्य का एक जिला है, तो ये गुजरात में पड़ता है। प्रश्न नंबर 14, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए सहारा, ऑप्शन बी गोबी, सी थार, डी अटकामा। सही जवाब ऑप्शन ए सहारा। दोस्तों अगर सिर्फ गर्म रेगिस्तानों की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है, यानी गर्म रेगिस्तान। वहीं अगर ठंडे रेगिस्तानों को भी शामिल कर लिया जाए तो अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। यह उत्तरी अफ्रीका में फैला है और इसका क्षेत्रफल लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह यूरोप के क्षेत्रफल के बराबर है और भारत के क्षेत्रफल से दोगुना बड़ा है। सहारा रेगिस्तान अल्जीरिया, मोरक्को, लीबिया, माली, मार्तिनिया, नाइजर, चाड, सूडान और मिस्र में फैला है। अंटार्कटिका यह दुनिया का सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान है। यह अकेला ही गोबी रेगिस्तान, अरब रेगिस्तान और सहारा रेगिस्तान के संयुक्त आकार से भी बड़ा है।
प्रश्न नंबर 15, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों अगर बात की जाए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो NHCO3 होता है। इसका IUPAC नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा को मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। आए दिन हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं। बेकिंग सोडे का इस्तेमाल कई तरीके से किया जाता है, जैसे कि सतह साफ करना, अमल को बेअसर करना, खाने को पकाना या खमीर बनाना। बेकिंग सोडा को एंटी एसिड के रूप में भी यूज़ किया जाता है। बेकिंग सोडा में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं। प्रश्न नंबर 16, दाब किस पर निर्भर करता है? आपके ऑप्शन है ए भार, बी घनत्व, सी आयतन, डी बल और क्षेत्रफल। सही जवाब ऑप्शन डी बल और क्षेत्रफल। दाब जो है बल और उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछता है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी अब्दुल गफ्फार खां, सी लियाकत अली, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही जवाब ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारत को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने विभाजित भारत को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत करने और भारत के विखंडन को रोकने के लिए काम किया। उन्होंने स्वतंत्र भारत के 562 रियासतों को मिलाकर एकजुट भारत बनाने का काम किया। उनकी तुलना जर्मनी के ऑटो वॉन बिस्मार्क से इसलिए की जाती है, उन्होंने 1860 के दशक में ऐसा ही काम किया था। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है और उन्हें सरदार की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। प्रश्न नंबर 18, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए नेल्सन मंडेला, बी खान अब्दुल गफ्फार खां, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी महात्मा गांधी। सही जवाब ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खां। दोस्तों अगर बात की जाए खान अब्दुल गफ्फार खान की, इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। वह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और भारत के आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे पश्तूनों के एक अग्रणी नेता थे और महात्मा गांधी के अनुयायी थे। अगर बात की जाए तो उन्हें सरहदी गांधी यानी सीमांत गांधी, बच्चा खान और बादशाह खान जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। साल 1987 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वो पहले ऐसे गैर भारतीय थे जिन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था। प्रश्न नंबर 19, ग्रेफाइट किसका अपरूप है? आपके ऑप्शन है ए कार्बन, ऑप्शन बी सीसा, सी सोना, डी हीरा। सही जवाब ऑप्शन ए कार्बन। दोस्तों अगर बात की जाए ग्रेफाइट कार्बन का एक प्राकृतिक रूप है और कार्बन के कई गुणों को प्रदर्शित करता है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु षटकोणीय पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं और ये षटकोणीय स्तरित जाली भी बनाते हैं। ग्रेफाइट की परतें कमजोर बंधों से जुड़ी होती हैं और इन्हें आसानी से अलग किया जा सकता है। अगर बात की जाए रंग की तो ग्रेफाइट का रंग स्टील ग्रे से काला होता है और यह चिकना होता है। गुण ग्रेफाइट विद्युत और ताप का सुचालक होता है और यह एक स्नेहक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट का ज़्यादातर इस्तेमाल आपने देखा होगा पेंसिल बनाने में किया जाता है। लेड पेंसिल में ग्रेफाइट और मिट्टी का मिश्रण होता है। ग्रेफाइट सिंगल साइबेरिया, अमेरिका के कैलिफोर्निया, कोरिया, न्यूजीलैंड, इटली में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किसे प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए स्वेज नहर, बी पनामा नहर, सी बेरिंग सागर, डी अलास्का की खाड़ी। सही जवाब ऑप्शन बी पनामा नहर। दोस्तों अगर बात की जाए पनामा नहर की, पनामा नहर को प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है।
पनामा नहर के जरिए जहाज़ों को केप हॉर्न यानी दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणी छोर के आसपास के लंबे और ख़तरनाक रास्ते से बचा जा सकता है। यह नहर पनामा के इस्थमुस को काटकर बनाई गई है। इसकी लंबाई 82 किलोमीटर, औसत चौड़ाई 90 मीटर और न्यूनतम गहराई 12 मीटर है। इसका निर्माण 14 अगस्त सन 1914 को पूरा हुआ था।